दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का जो प्लस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, उस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से क्लोरीन का लोन पेयर ऑर्थो और पेरा कार्बन पर डिलोकलाइज्ड होता है, रेजोनाइज होता है। इस वजह से ऑर्थो और पेरा कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेटा कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आता। तो इस वजह से क्लोरोबेंजीन के जो ऑर्थो और पेरा कार्बन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एज कंपेयर टू मेटा। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर अटैक करता है। और आज हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, फ्रिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एक्सेट्रा। फिर मैंने ये डिस्कस किया था कि अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोरीन बेंजीन और क्लोरोबेंजीन दोनों पर जो एरोमेटिक रिंग है बेटा, दोनों पे जो एरोमेटिक रिंग है, दोनों की एरोमेटिक रिंग पर, दोनों की जो एरोमेटिक रिंग है उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब कहने का मतलब इस पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इस पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। लेकिन अब बात ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एरोमेटिक रिंग पर E प्लस अटैक करता है, और E प्लस तो एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और उसके एवज में H प्लस आयन रिलीज हो जाता है। यानी E प्लस रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूट हुआ और उसकी जगह बाहर निकल के क्या आया, H प्लस। तो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही क्लोरोबेंजीन में ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पेरा कार्बन पर अटैक करता है। अब क्वेश्चन ये है कि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट किस पे होता है? तो हम बोलेंगे बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट है वो ज्यादा फास्ट है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा आसानी से, ज्यादा इजीली बेंजीन पर होती है क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में। उसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, एरोमेटिक रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से क्लोरीन पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एरोमेटिक रिंग पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से। और यहाँ पर इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन इस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी तरफ खींचता है। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इससे क्या हो जाता है, एरोमेटिक रिंग स्लाइटली डीएक्टिव हो जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल के बीच में एक स्लाइटली रिपल्शन देता है, स्लाइटली रिपल्शन देगा। या यूं बोलो कि इस एरोमेटिक रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो स्लाइटली कम है बेंजीन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोफाइल तो अच्छे से वहीं अटैक कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की प्रेफरेंस कहाँ होती है, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेफरेंस होती है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अगर इलेक्ट्रोफाइल को दो ऑप्शन है, एक ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और दूसरे ऑर्डिनरी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर इजीली अटैक करके उसे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। तो यही रीजन है कि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरोबेंजीन की एरोमेटिक रिंग है उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली कम है, यूं नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो जाती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ एरोमेटिक रिंग पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा कंफर्ट देता है बेंजीन पे ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन ज्यादा इजीली देगा, बेंजीन देगा एज कंपेयर टू
क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट, वो स्लाइटली डीएक्टिव करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो ये लास्ट क्लास में भी मैंने स्लाइड डिस्प्ले की थी, अब आप इसको ध्यान से पोस्ट करके रीड कर लो, सब समझ में आ जाएगा। वो जो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों है, ये तो मैं प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि क्लोरीन के लोन पेयर का जो डीलोकलाइजेशन है वो एरोमेटिक रिंग में ऑर्थो और पैरा कार्बन पे हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्लोरीन, और स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसका रीजन देंगे हम माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये सब आपको रीड करना है खुद ही, और मैं ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा हूँ रीड करो, ये मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आपको नोट्स बनाने के लिए दिया है, इसको रीड करो आप अच्छे से। अब ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोनों क्वेश्चन। अब ये एग्जाम्पल 10.9, ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये वाला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अभी बताया मैंने माइनस आई इफेक्ट है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। तो इसके दो रीजन देते हैं हम, एक तो रेजोनेंस का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ऑर्थो पैरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है। पर इसका एक रीजन और भी है जो बुक के अंदर बिल्कुल दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी कंसेप्ट। तो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब बताई थी, एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन, मार्कोनिकॉफ रूल का जब मैकेनिज्म बताया था, तो उस वीडियो में भी मैंने, उस क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, उस क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक पॉइंट क्लियर किया था कि है ना, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन रही है, ध्यान से सुनो, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन रही है तो वो वाली इंटरमीडिएट बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी, या मेजरली वो वाली इंटरमीडिएट बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, उससे हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा ध्यान देना बोर्ड पे, ये हमारी एरोमेटिक रिंग क्लोरोबेंजीन की, हम ऑर्थो, यहां पर ये CH है, ये CH है, और या तो कार्बन ही है कार्बन, तो हम यहां पर ये 3 पाई बॉन्ड से बेटा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ये जो ऑर्थो कार्बन है इस ऑर्थो कार्बन पर अटैक करेगा। जब ये ऑर्थो कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कौन ले लेगा, इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा। आप यूं भी समझ सकते हो, ये अटैक करा दिया मैंने, तो यहां पर इस पाई बॉन्ड को इसने ले लिया, तो हुआ क्या देखो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जब स्लो स्टेट में अटैक करता है तो पहले मैं रिंग बना लेता हूं, इसकी इंटरमीडिएट देखेंगे, काले हम इंटरमीडिएट देखेंगे। तो एक बार बना लूं मैं, और ये फिक्स है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और एक से ज्यादा अगर इंटरमीडिएट बन रही है तो वो वाली इंटरमीडिएट बनेगी जो ज्यादा स्टेबल है।
क्योंकि ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, तो रिएक्शन ऐसा पाथ फॉलो करती है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम काम आए, यानी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और इसके साथ ये बॉन्डेड हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। और ऑलरेडी ये H तो है, ये H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ गया, ये H यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल। और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड जब यूं गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी अगर मैं वैसे होता तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तभी होगा ऐसा। मैं इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो एक तरह से ये बॉन्ड यूं टूट गया, ये बॉन्ड जब ऐसे गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड टूटा नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल ने खींच के लिया है बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हम रिएजेंट बोलते ही इसीलिए हैं। और रिएजेंट का मतलब क्या होता है, अटैकिंग स्पीशीज, कोई चीज, ठीक है ना, अटैकिंग स्पीशीज। क्यों कहते हैं, क्योंकि यूं थोड़ी कि ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड अपने आप तोड़ के बैठ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा कि यहां से ले ले, ऐसा नहीं। यहां तो उल्टा है, इलेक्ट्रोफाइल जबरदस्ती जाके उस पर अटैक करके उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके आता है, यानी एक तरह से उससे जबरदस्ती खींचता है, वो लेके आता है, खोस के आता है, लूटता है, कुछ भी बोलो, मतलब जबरदस्ती लेना है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तभी ही ये वाला पाई बॉन्ड लेगा वो, ठीक है ना। और ये पाई वाला, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो एक तरह से बॉन्ड यहाँ ऐसे टूटा है, ठीक है, लेकिन ये टूटा नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल ने जबरदस्ती की है इसके साथ, अपने आप नहीं टूटा है मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बॉन्ड बना के और ये चीज बनाएगा, ये बॉन्ड यू टूटा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और इस ये कार्बन पर, तो ये वाली चीज, तो ये बॉन्ड यू टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जुड़ गया, ये वाली सिचुएशन आ गई बेटा, ठीक है। अब तो ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसने क्या किया, सीधा अटैक पाई बॉन्ड पर करके इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया और ऑर्थो कार्बन से जुड़ गया। अब ऑर्थो कार्बन से जुड़ गया, तो अब आप जो ये देख रहे हो, ये वाली जो इंटरमीडिएट है, ये वाली जो इंटरमीडिएट है, दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट किसकी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इंटरमीडिएट है तो कार्बोनियम आयन ही बना है, ठीक है। तो इसको बहुत बार बेंजोनियम आयन भी बोलते हैं। अब ये हो जाएगा क्लोरोबेंजोनियम आयन, क्लोरीन लगा हुआ तो, अगर क्लोरीन नहीं लगा हुआ तो सिंपल बेंजोनियम आयन, क्लोरीन लग गया तो इसको क्लोरोबेंजोनियम आयन बोलेंगे। इस इंटरमीडिएट का एक नाम और है जो बहुत कम स्टूडेंट को मालूम होता है, वीलैंड आयन, वीलैंड आयन। बेसिकली ये मैकेनिज्म वीलैंड साइंटिस्ट ने दिया था, एक्सप्लेन वीलैंड ने किया था, तो इसीलिए इसको वीलैंड आयन में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, बेंजोनियम आयन, ओके, वीलैंड आयन, ओके, मतलब वो दोनों नाम सही है। और इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। रीजन ये है कि अगर आप देख लो तो इसके अंदर टोटल 12 सिग्मा है, 12 सिग्मा है, आप देख लो 12 सिग्मा है, 6 तो कार्बन कार्बन सिग्मा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, वापस देखना ध्यान से बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन कार्बन सिग्मा है, और CH 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 CH, तो 5 तो हो गए CH सिग्मा बॉन्ड, तो 6 तो हो गए कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 5 हो गए सिग्मा बॉन्ड CH वाले, ठीक, और 1 सिग्मा हो गया ये, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 12 सिग्मा। तो क्लोरोबेंजीन हो चाहे बेंजीन हो, बेंजीन होगा तो H हो जाएगा, तो बेंजीन में भी क्या होगा, बेंजीन में
भी 12 सिग्मा है, क्लोरोबेंजीन में भी 12 सिग्मा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ओके एक मिनट, उसमें से 12 सिग्मा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 6 कार्बन कार्बन सिग्मा है, 5 CH है और 1 CCl सिग्मा है, और एक ये 3 पाई बॉन्ड है जिनका रेजोनेंस है, जिनमें कंजुगेटेड पाई क्लाउड है। कंजुगेटेड को आप कंफ्यूज मत करो, कंजुगेटेड का मतलब वही रेजोनेंस पाई क्लाउड, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, ये सब एक ही तरह के वर्ड हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा और यह कार्बोनिमाइन बन जाता है, तो अब यहां पर एक एक्स्ट्रा सिग्मा बन जाता है, तो इसमें तो टोटल हो गए 12 सिग्मा और इसमें हो गए 13 सिग्मा। अब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें व्हीलेंट आयन में कितने सिग्मा है, तो 13 सिग्मा है, एक सिग्मा बढ़ गया, इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इज इट क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो इस पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोफाइल ने लेके और इस कार्बन से बॉन्ड बना दिया। मैंने आपको बताया था ये वाला पाई बॉन्ड, इसलिए कलर भी ब्लू रखा है मैंने, ब्लू कलर, यानी ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इधर आया है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करके उसी का ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेके उसके साथ बॉन्ड बनाती है। तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो तो ये वाला है, ये इसी का ये बॉन्ड पेयर किसका है, खुद क्लोरोबेंजीन का है। ये रहा, ये बॉन्ड पेयर किसका है, क्लोरोबेंजीन का, इसी के साथ तो इलेक्ट्रोफाइल ने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड तो आया है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है, इलेक्ट्रोफाइल बेटा वो होता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करके उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ही लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। यानी इलेक्ट्रोफाइल आपके साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आपका ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आपके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये वाला है। अब यहां पर क्या हो गया, ये इसकी इंटरमीडिएट हो गई, कार्बोनियम आयन, बेंजोनियम आयन, व्हीलेंट आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होगा, अब यहां पर इसका डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होगा, मतलब रेजोनेंस स्टार्ट होगा। अब ये रेजोनेंस स्टार्ट हुआ तो ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो ये इधर आ गया, यानी ये बॉन्ड यूं टूट गया। तो बुक के अंदर इस तरह से एरो नहीं लगे हुए हैं, बुक में यूं एरो लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और कार्बोनियम आयन इधर आ गया। अब यहां पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, यहां पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड है बेटा, तो वही सिचुएशन यहां आएगी वापस, ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, तो जो ऑलरेडी पहले से ये है तो है ये वाला पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड इधर टूटा तो ये नेगेटिव चार्ज आया, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव पहले से ही था, ये नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव आया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यानी ये बॉन्ड एक तरह से, ये बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है ना, जैसे यहां पर ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, कैसे भी समझो आप, ये बॉन्ड इधर आया प्लस इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया प्लस इधर आ गया, आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको, जैसे आपको समझ में आता हो। अब यहां पर आप देखो, ये कार्बोनियम आयन बनते ही क्या हो गया, अब यहां पर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे जिस पे क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन का लोन पेयर, अब ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, कार्बोनियम आयन पर वेकेंट ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर है, तो इस क्लोरीन का लोन पेयर और ये कार्बोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्डिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे, मतलब ये लोन पेयर इस कार्बोनियम आयन के साथ बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग करेगा। तो अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। तो जब हम इस एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो ऐसा है, अब मैं वो ये हो गया बेटा, और ये ऑलरेडी H है,
और ये कार्बन है, ये CH है, ठीक है। अब ये CH है, ये CH है, पूरा नहीं बनाया चलेगा बेटा, ठीक है। ये और ये एक ही बात है, यहाँ कार्बन शो की, यहाँ कार्बन शो नहीं की, तो ये एक और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। और जितना ज्यादा किसी इंटरमीडिएट में या किसी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपने देखा ऑर्थो पर जब अटैक हो रहा है, ऑर्थो कार्बन पर जब अटैक हो रहा है, तो इंटरमीडिएट बेंजोनियम आयन, इंटरमीडिएट क्लोरोबेंजोनियम आयन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। चलो हम अब क्या करते हैं, एक बार मेटा पर अटैक करके देखते हैं। जब मेटा पर अटैक करेंगे तो क्या होगा, देखो आप, मेटा पर अटैक करते हैं और फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं और कंपेयर करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो पोस्ट करके आप एक बार रजिस्टर में खुद, जैसे मैंने ऑर्थो पे अटैक करवाया ना, वैसे मेटा पे अटैक करके और इसकी आप इंटरमीडिएट्स बना के देखो, इंटरमीडिएट और फिर इंटरमीडिएट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो। अब मैं यहाँ इस तरह से बार बार कार्बन शो नहीं करूंगा, बहुत स्लो हो जाती है फिर स्पीड। मैं इसीलिए इस तरह के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत वाले होते हैं ना, तो आप देखते हो क्लास चालू करने से पहले ड्रॉ करके रखता हूँ, ताकि ना, क्योंकि ये इसमें बनाने में टाइम खराब हो जाता है बहुत सारा। लेकिन अब देखो समझना है तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना ही पड़ेगा, कभी स्पीड स्लो लगेगी, कभी फास्ट लगेगी, लेकिन बटन आपके हाथ में स्लो लग रही है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, वीडियो की बढ़ा सकते हो। फास्ट लग रही है तो जहां जहां नहीं समझ में आता है पॉज करके रिप्ले करके वापस देख लो। तो उसी तरह से बेटा यहां पर अटैक हो रहा है, ये मेटा पोजीशन है। ये तो हमने ऑर्थो पे अटैक किया, ये तो हमने कहां अटैक किया, ऑर्थो कार्बन पे अटैक किया। अब ये अटैक हो रहा है मेटा कार्बन पर। मेटा कार्बन पे जब अटैक होगा तो ध्यान से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया, और मैंने एक ये वाला बॉन्ड यूं गया बेटा, ये यानी इस कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल ले गया और मेटा पर जुड़ा है। ये जैसी सिचुएशन यहां है, जैसी ऑर्थो पे सिचुएशन यहां है, वैसी मेटा पर यहां है। ऑर्थो कार्बन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो इधर प्लस आ गया, तो मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो प्लस इधर आ जाएगा। अब इस प्लस को हम इस प्लस का रेजोनेंस देखते हैं। तो इस प्लस का जब हम रेजोनेंस देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये तो एज इट इज है, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर आया तो प्लस ये इधर आ जाएगा। ठीक है, आप यूं भी समझ सकते हो इसको, ठीक है, कि ये बॉन्ड यूं टूटा क्योंकि ये कार्बोनियम आयन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो या नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। पर हकीकत में होता ये है कि ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के इधर ले आया तो प्लस चार्ज आ गया, ये कार्बोनियम आयन बन गया बेटा। अब जैसे ये कार्बोनियम आयन बन गया तो अब ये कार्बोनियम आयन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड तो इधर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड तो इधर आ गया, ये देखो ये वाला पाई बॉन्ड यूं इधर आ गया ना, ये इधर है पाई बॉन्ड, ये यूं आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपन कंपेयर करें कि जब हमने मेटा कार्बन पे अटैक किया
हमने जब मेटा कार्बन पर इसको अटैक किया तो जो व्हीलेट आयन बना, बेंजोनियम आयन बना, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बना, उसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? 3। और जब हमने ऑर्थो पे अटैक किया, तो आप देख लो, जब हमने ऑर्थो पे अटैक किया तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? 4। और जब हमने मेटा पे अटैक किया तो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? 3। तो ऑर्थो पर अटैक होने से जो कार्बोनियम आयन बना, ऑर्थो पे जो अटैक करने से जो व्हीलेट आयन बना, इंटरमीडिएट बनी, वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। और मेटा पर अटैक करने पर जो बेंजोनियम आयन बना या जो कार्बोनियम आयन बना, वो लेस स्टेबल है क्योंकि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑर्थो पर ही अटैक क्यों होता है प्रेफरेंटली एज कंपेयर टू मेटा, तो हम रीजन लिखेंगे कि ऑर्थो पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मेटा वाला, और ये रीजन आपके सामने है, आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन रही है तो प्रेफरेंटली मेजरली वो इंटरमीडिएट बनेगी जो ज्यादा स्टेबल है। जैसे यहाँ ऑर्थो पर अटैक होने से जो इंटरमीडिएट बन रही है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए प्रेफरेंटली मेजरली ये बनेगी। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे नजर आएगा एज कंपेयर टू मेटा। अब आप बोलोगे सर पेरा पर, यस पेरा पे भी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो पेरा में भी 2 मिनट में डिस्कस हो जाएगा बेटा। पेरा कार्बन पे मैं इसी में चेंज कर रहा हूं बेटा, देखो, क्योंकि फिर स्पेस नहीं है अपने पास। अब अपन इसको यहां पर नहीं अटैक करा के यहां पर करा देते हैं। देखो मैं अब इसी में चेंज करूंगा, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो अब मैं ये चीजें हटा देता हूं। देखते हैं इसका क्या करें। यस, अब आप ध्यान दो। अब यहां पर ये हो गया हमारा CH पहले की तरह। अब हम यहां अटैक कर रहे हैं CH इस पे, तो क्या हो जाएगा यहां पर? जैसे यहाँ CH लिखना अगर कभी रह जाए तो परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये H हटा देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो E यहाँ जुड़ जाएगा पेरा पोजीशन पर, E पेरा कार्बन पे जुड़ जाएगा। ये हमारा पेरा कार्बन है, पेरा कार्बन पर अटैक होगा। तो यहां पर क्या हुआ, वो वाली बात हुई, ये बॉन्ड इस कार्बन पे चला गया, उसी तरह से ही, और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्राई करो, खुद भी ट्राई कर सकते हो बेटा पोस्ट करके वीडियो। तो ये प्लस चार्ज यहां आ गया। अब ये प्लस चार्ज यहां आने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखते जाओ बेटा। ये कार्बोनियम आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पाई बॉन्ड को इधर खींच लेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये प्लस यहां आ गया। जैसे ही प्लस यहां आ गया तो यहां से हमको एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा।
या नीचे, वैसे तो नीचे ही बनाएंगे पर जगह नहीं है क्योंकि मेरे को इसको मेटा के साथ कंपेयर करना है, तो मैं इसको वाई पार्ट में नहीं करता हूँ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पहले ट्री पे यू चलने दो। देखो ये वाला अगर इधर गया तो पहले ये वाला देख लो बेटा, यहां से यहां, तो ये पाई बोन इधर आ जाएगा और ये प्लस इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया तो प्लस चार्ज है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। पर जो सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, ये तो फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, तो ये जो सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू भी बनेगा तो एक ये भी बनेगा, वही जो क्लोरीन का लोन पेयर है, तो क्लोरीन के लोन पेयर से यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन के लोन पेयर से क्या हो जाएगा, कार्बोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कार्बन का भी। तो ये क्लोरीन, इसको मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूं, ये H, ये हो जाएगा बेटा। इससे ये वाला भी बन गया। तो अब देखो आप, तो अब अगर हम मेटा का कंपैरिजन करें तो फिर वापस मेटा की तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही इसके वापस 4 बन गए, क्योंकि सेकंड स्ट्रक्चर ऐसा है से इसमें जब पैरा पर अटैक हुआ तो सेकंड स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जिसपे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ शेयर करके और बॉन्डिंग कर लेता है, इससे साथ। अब ये 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बहुत बार स्टूडेंट बोलते, कुछ बच्चे ज्यादा शार्प होते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, उनकी याददाश्त अच्छी होती है, वो बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं सर आपने ही तो कहा था कि है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो क्लोरीन तो कार्बन से, क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किससे, कार्बन से, तो क्लोरीन पे तो पॉजिटिव अनस्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा, योर आंसर इज करेक्ट। पर एक रूल और भी है, क्योंकि हमको ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है, हमको क्या देखनी पड़ती है, ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। बहुत बार हमने 10 शेयर परचेस कर लिए और उसमें से 3 और 4 शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनमें लॉस हो रहा है, लेकिन रिमेनिंग 6 में जो हमको बेनिफिट हो रहा है, अब टोटल सम अगर हमारे को बेनिफिट हो रहा है तो हम हमारा पोर्टफोलियो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो फंड मैनेजर 10 अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेता है। अब ठीक है, अब वो 10 का अगर हमको नेट प्रॉफिट दिख रहा है तो हम फिर उससे एग्जिट नहीं करते हैं, उस म्यूचुअल फंड को हम, उस सिस्टम को हम से एग्जिस्ट नहीं होते हैं, यानी उसको हम बंद नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर भी है ना, हमको ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी में एक तो ये हो गया कि एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन साथ में एक चीज और भी है। अब आप यहां पर देखो तो इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस कार्बन पर खाली 3 बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी अगर 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कोई भी एलिमेंट देख लो, हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेक्स कंप्लीट रहेगा, हाइड्रोजन का तो सोचो ही मत, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही स्टेबलाइज हो जाता है। इस पूरे 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो तो हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एलिमेंट ऑक्टेट वाइज सेटिस्फाइड है। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया है, लेकिन क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि आप देख लो 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 तो बॉन्ड है, 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 लोन पेयर हैं 4, तो क्लोरीन पे प्लस होते हुए भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए ये 4th वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। ऐसा ऑर्थो वाला भी था जो 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल है। तो ये ध्यान देना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव आ रहा है और उससे पूरे मॉलिक्यूल में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये सैक्रिफाई, ये त्याग, ये बलिदान
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कर लेता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट मेंटेन है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी। ठीक है, तो ये वाली बात है बेटा। तो ये ओवरऑल ज्यादा स्टेबल है इन तीनों से, क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये वाला हम आंसर देते हैं इसमें। अब ध्यान दो बेटा, अब वापस वही वाली बात हो गई, जब पैरा पर भी अटैक कर रहा है तो पैरा कार्बन पर अटैक करने से जो इंटरमीडिएट बन रहा है, पैरा कार्बन पर अटैक करने से जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, बेटा के। तो इसका मतलब अब हमारा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल की मेटा चॉइस तो होगी ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल की मेटा चॉइस तो होगी नहीं। इलेक्ट्रोफाइल की मेटा चॉइस इसीलिए नहीं होगी क्योंकि इससे बनने वाला इंटरमीडिएट अनस्टेबल है एज कंपेयर टू जब वो पैरा कार्बन या ऑर्थो कार्बन पर अटैक करके ये वाली जो इंटरमीडिएट बनाता है, ये वाली इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए उस इलेक्ट्रोफाइल की चॉइस ऑर्थो और पैरा कार्बन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्थो और पैरा कार्बन में से भी में भी फिर ज्यादा अच्छी चॉइस क्या है, पैरा। अब ये तो क्लियर हो गया कि मेटा तो चॉइस ही नहीं है। जब मेटा चॉइस ही नहीं है तो हटाओ मेटा को, क्योंकि मेटा को हटा देते हैं क्योंकि वो तो चॉइस में नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यार उससे तो मेरी इंटरमीडिएट अनस्टेबल बन रही है। लेकिन जब वो ऑर्थो और पैरा कार्बन पे अटैक कर रहा है तो उसकी इस तरह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो ऑर्थो के बता दिए, पैरा पे पड़े, पैरा के सामने आपको दिख ही रहे हैं। अब ऑर्थो पर क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर ये ऑर्थो पोजीशन है बेटा। अब ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन का साइज बड़ा है तो बड़े साइज का क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो मैंने आपको यही पहले भी बता चुका हूं कि अगर मैं बारिश में अम्ब्रेला लेके खड़ा हूं तो जो बारिश की वाटर की ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, रेन की बौछार है, मेरे शोल्डर्स पर नहीं आती है, मेरे शोल्डर्स ऑर्थो पोजीशन है। क्यों? क्योंकि उस अम्ब्रेला की वजह से वो जो रेन की ड्रॉप्स है वो अम्ब्रेला पर ही अटैक कर रही है, न कि मेरे शोल्डर्स पर अटैक कर रही है। तो यहीं पर ऑर्थो कार्बन पर अटैक इसलिए नहीं हो पाता है कि क्लोरीन का या दूसरा कोई भी ग्रुप है, चाहे यहाँ CH3 हो, OH हो, NH2 हो, कोई भी ग्रुप हो, तो ऑर्थो जब ग्रुप कोई भी ग्रुप होता है, जब भी मोनो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, रेड वाला ये Cl हो सकता है, ये Br हो सकता है, ये OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H पर कोई तो ग्रुप होगा। तो इस ग्रुप की वजह से क्या होता है, एक तरह से ये इसका अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जैसे क्लोरोबेनिन, फिनोल, रिंग पर OH, एनिलीन रिंग पर NH2, टॉलिन रिंग पर CH3, ये सब मॉलिक्यूल में ना ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये वाला ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस देता है, एक तरह से छाते की तरह काम करता है। तो थोड़ा बहुत मेरे कभी शोल्डर्स गीले हो जाएंगे, मेरा छाता कभी यूं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका छाता यूं नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से यूं अटैक करते हैं, तो कुछ कोलिजन्स यहाँ सक्सेस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोलिजन रेट ज्यादा सक्सेस रहती है क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि आप ऑर्थो और पैरा दोनों ही बनेंगे, यस बनेंगे, लेकिन फिर पूछा जाएगा कि पैरा ही मेजर क्यों बनता है, पैरा ही मेजर क्यों बनता है, ऑर्थो मेजर क्यों नहीं बन पाता है। तो हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में जो ये वाला ग्रुप है, ये ऑर्थो कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस देता है ड्यू टू स्टेरिक कंडीशन, स्टेरिक इफेक्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। और ये सब चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक एक पॉइंट आप NCERT बुक, बोर्ड बुक के अंदर देखो, चाहे RBSE बोर्ड वाली बुक हो, चाहे UP वाली बुक हो, चाहे NCERT हो, हर बुक के अंदर दिया हुआ है। मैं तो खैर परफेक्टली बोर्ड बुक फॉलो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं बोर्ड बुक के हर कंसेप्ट को डिटेल में बता रहा हूं। तो हम बोलते हैं ना, हमारा JEE मेंस और नीट में डिटेल पढ़ना पड़ता है, तो स्टूडेंट कुछ और सोच लेते हैं। वो क्या करते हैं कि डिटेल पढ़ने का मतलब क्या हो गया,
वो बीएससी क्लासेस की केमिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। वो ऐसी बुक्स ले आते हैं जिसमें डिटेल तो है लेकिन वो टॉपिक भी हैं जो बियॉन्ड स्कोप है, सिलेबस में नहीं है। तो मैं फिर कहूंगा, आपके ब्रेन का एक मेमोरी है, ठीक है। अगर आप 30 GB की आपके ब्रेन की मेमोरी है तो आप 30 GB तक ही स्टडी मटेरियल को अपने अंदर सेव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, फैक्ट्स 30 GB से ज्यादा सेव नहीं कर सकते। तो नंबर 1, आप अपनी क्षमताएं पहचानें, अपना आपकी मेमोरी की रैम कितनी है उसको पहचानो, उस हिसाब से काम करो, ठीक है। और आपको लगता है 30 GB में पूरा कोर्स आराम से आ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे 1 और 2, 3 GB, या तो वो जाएगा ही नहीं, और वो लेकिन ब्रेन की एक बड़ी अच्छी नेचर है कि वो नई चीज को तो ग्रास्प कर लेगा तो पीछे वाली चीजें डिलीट हो जाएगी। तो अब आपने क्या किया, अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो हमारा मेन टॉपिक होता है बेटा, जो एग्जाम में जिसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो 99% आने वाले टॉपिक्स होते हैं, वो डिलीट होते जाते हैं, और जो खाली 1% आने वाले चांसेस, जो एग्जाम में जिनके चांस केवल 1% है आने के, ऐसा बहुत सारा मटेरियल रिप्लेस हो जाता है, और उसकी जगह कौन सा मैटर डिलीट हो गया, जो 99% एग्जाम में आएगा, आप लॉस में चले जाते हो। इसीलिए बोर्ड बुक को डिटेल में पढ़ो, बोर्ड बुक के हर कंसेप्ट को डिटेल में ले लो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अब जो ये टॉपिक है ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पढ़ाने के लायक भी नहीं है, ये केवल फैक्ट है जो मैंने स्लाइड बना रखी है, आप पोस्ट करके खुद ही रीड करो। जैसे डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन क्लोराइड है, तो इसकी यूजेस क्या है और इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, ठीक है। तो जैसे लिख रखा यूज है, ये प्रोपोलेंट, एरोसेंट है, मेटल फिनिशिंग और क्लीनिंग सॉल्वेंट है। तो इस तरह की चीजें हैं जो बुक के लास्ट में दे रखी है, ठीक है ना। 2020 के तो एग्जाम में ये हट ही गए हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप इन स्लाइड्स को इग्नोर मत करना। अगर आपने इन स्लाइड्स को इग्नोर कर दिया बेटा, तो आप ये मान के चलना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपने मेरी ये वाली स्लाइड्स या बुक के अंदर जो यूजेस, टॉक्सिसिटी, प्रॉपर्टीज भले वो रटने वाली है उसको छोड़ा है। क्योंकि आप हर पेपर में, चाहे वो जेईई मेंस का हो, नीट का हो, बोर्ड का हो, दो तीन क्वेश्चन छोटे मोटे 2-3-4 नंबर के क्वेश्चन इन यूजेस, प्रॉपर्टीज, टॉक्सिसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, खैर अलग चीजें, पर इनमें से आती हैं। तो आप यूजेस, टॉक्सिसिटी, प्रॉपर्टीज, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो तो वो जरूर रीड करें, और वो आपको रीड करनी है। बुक के पीछे भी लास्ट में दी हुई रहती है, तो इसको पोस्ट करके आप खुद ही रीड करना। इसी तरह से ये डाइक्लोरोमीथेन और ये डाइक्लोरोमीथेन नहीं, ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये गलत लिख दिया गया है, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म हो गया, ये क्लोरोफॉर्म को आप अच्छे से रीड कर लेना, ये भी बहुत अच्छा है। फिर दे रखा है ये डाइक्लोरोमीथेन, बार बार रिपीट हो गया है, ये है टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। ये है डाई नहीं बेटा, टेट्रा है, वो भूल से हो गया है। टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको भी ढंग से देख लेना आप। और फिर फ्रियोन्स है, जो CFC भी बोलते हैं, जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेंट में होते हैं, फ्रीजर और AC के अंदर यूज होते हैं, कूलेंट अच्छे हैं, लेकिन साथ में ओजोन लेयर को भी डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। इसको भी ढंग से रीड करना पोस्ट करके आप, और नोट्स बना लेना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर ये DDT का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये जो DDT है बेटा, DDT जो है वो इंसेक्टिसाइड है, व्हाइट कलर का पाउडर है, लेकिन अब हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो एक बार आपने धरती पे डाल दिया, जमीन पे डाल दिया, कहीं स्प्रे कर दिया, तो वो नेचर के लिए परमानेंट उसकी एग्जिस्टेंस हो जाती है। तो इस वजह से DDT पाउडर को अब यूज नहीं करते हैं यहाँ पर। तो मैं खाली 2 चीजें आपसे शेयर करूंगा, क्लोरोफॉर्म के बारे में और DDT के बारे में।
एक बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि डीडीटी को फॉर्म कैसे करते हैं। तो डीडीटी को फॉर्म करते हैं क्लोरल से। डीडीटी को जब बनाते हैं हम तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, क्या होता है क्लोरल बता रहा हूं मैं। ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, दिस इज द क्लोरल। CCl3CHO, this molecule is called chloral, this molecule is called chloral। और यहां पर हमको मालूम है यहाँ C है, ये CH है, ये CH है और ये H है, CH है CH है, CH CH H। अब यहां पर जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, जब हम क्लोरल को और क्लोरोबेंजीन को मिलाकर हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होके और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है जिसको हम डीडीटी बोलते हैं। दिस इज द डीडीटी। तो हमको डीडीटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज हुआ इंसेक्टिसाइड है। पहले तो इसी को ही यूज करते थे, अब अल्टरनेटिव बहुत सारे आ गए हैं। तो इसका नाम क्या है देखो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। समझना नाम, ये डी जो रेड कर दिया उसके बेस पे नाम है DDT। ये डाइक्लोरो हो गया बेटा, समझ में आ गया ये डाइक्लोरो। ये तो हो गया हमारा डाइक्लोरो, नाम समझा रहा हूं कैसे लिखा हुआ है। फिर ये दो फेनिल रिंग है तो ये हो गया हमारा डाइफिनाइल। बस ये क्लास मेरे थोड़ा सा लंबी हो रही है, चलने दो कि बस 2-3 मिनट की और बची है। फिर ये देखो ये क्या है, ट्राइक्लोरो, नाम कैसे रखा, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, ठीक। और फिर ये देखो ये 2 कार्बन इथेन। ठीक है, तो नाम समझ में आ गया, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। व्हाइट कलर का पाउडर है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसलिए अब हम इसको यूज नहीं करते हैं। और क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक था, ओल्ड एनेस्थेटिक था, बहुत यूज हुआ, लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन जुड़ी हुई थी कि क्लोरोफॉर्म सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में COCl2 प्लस HCl में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन है इसका स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन है। और इसका स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये बनता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड और डाइक्लोरो कार्बोनिल। क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरो कार्बोनिल। फॉस्जीन बोलते हैं, जो ज्यादा फेमस नेम है फॉस्जीन, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या है, देखो बेटा इसका IUPAC नेम, इस ग्रुप को क्या कहते हैं। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथेनॉइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या है, मिथेनॉइल क्लोराइड। अगर मैं यहां CH3 लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। पर यहां तो मैंने H ही लगाया है, H है, ये मिथेनॉइल क्लोराइड है, बिल्कुल मिथेनॉइल क्लोराइड है। अब इस H की जगह Cl लगा दिया तो ये हो जाएगा क्लोरोमिथेनॉइल क्लोराइड। ये पूरा ज्वाइन कर देना, क्लोरोमिथेनॉइल क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ Cl लगा दिया
तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरोमिथेनॉल क्लोराइड। तो फोस्जीन का आईयूपीएसी नेम पूछे आपसे तो आप बोलना क्लोरोमिथेनॉल क्लोराइड, फोस्जीन का आईयूपीएसी नेम। ये पॉइजनस गैस है, तो ये पॉइजनस गैस होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती थी अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए अब हम क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक यूज नहीं करते हैं, पर फिर भी बीच में एक एरा ऐसा आया था जहां हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था क्लोरोफॉर्म के अलावा। तो हम क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म की बोतल्स को, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ना हो उसको रोकने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना बीच में एक ऐसा एरा था कि हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था, तो उस केस के अंदर हमने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए दो मेथड यूज किए। एक तो हमने इसको एयर से दूर रखा और सनलाइट से दूर रखा, डार्क में रखा और एयर के कांटेक्ट में कम से कम आए, यानी बोतल को बिल्कुल क्लोज पैक करके डार्क में रख दो ताकि इसकी ऑक्सीडेशन रेट बहुत कम हो जाए। दूसरा, उसके अंदर थोड़ा हम इथाइल एल्कोहल डाल देते थे। क्या डाल देते थे? इथाइल एल्कोहल। अब क्लोरोफॉर्म की बोतल में थोड़ा सा इथाइल एल्कोहल इसलिए मिला देते थे क्योंकि क्या होता था, जैसे ये फोस्जीन बनती थी तो फोस्जीन से फिर ये इथाइल एल्कोहल रिएक्ट करके और ये वाला कंपाउंड बना देता था, डाइइथाइल कार्बोनेट। CO3 को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनेट। ठीक है, ये बन जाता था +2HCl। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C2H5 कितने हैं? 2 हैं और फिर CO3 है। तो जैसे हम H2CO3 को क्या बोलते थे? ये CO3 क्या है? कार्बोनेट है, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इथाइल कार्बोनेट बन जाता था। क्या बन जाता था? इथाइल कार्बोनेट। और इथाइल कार्बोनेट बनने की वजह, और ये इसका मतलब जो पॉइजनस गैस थी वो इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गई। पॉइजनस गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गई। तो वो मेरे कहने का मतलब जो इथाइल कार्बोनेट, जो फोस्जीन गैस है वो इथाइल एल्कोहल से रिएक्ट करके इथाइल कार्बोनेट बना दिया, और ये जो इथाइल कार्बोनेट है, ठीक है, ये पॉइजनस नहीं है, तो पॉइजनस गैस नॉन पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई। और ये देखा जाए तो अगर मैं इसके आईयूपीएसी की बात करूं तो आपको पहले एस्टर का आईयूपीएसी नेम आना चाहिए। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एस्टर के आईयूपीएसी अगर आता है तो ही देखना, अगर आईयूपीएसी नेम नहीं आता है तो फिर इस पॉइंट को इग्नोर कर देना। ये इथाइल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथेनॉइट। ठीक है, और ये डाइइथाइल कार्बोनेट तो कॉमन नेम है, और ये इथाइल, तो ये वाला C2H5 पहले लिखेंगे बेटा, तो ये वाला हो गया इथाइल मिथेनॉइट। पर अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं बेटा? अब मैंने इसकी जगह यहां पर ले लिया OC2H5, यानी इस H की जगह क्या आ गया? OC2H5 आ गया, C डबल बॉन्ड O, OC2H5 आ गया। तो इथाइल मिथेनॉइट तो है, साथ में ये इथोक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा। अब आईयूपीएसी नेम में फिक्स रूल है कि ये तो पहले ही लिखा जाएगा। अब कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, मैं बाद में जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, एस्टर आएगा, तब मैं वापस नेमिंग डिस्कस कर लूंगा, अभी कंफ्यूज मत होगा। इथाइल फिर आ जाएगा इथाइल इथोक्सी मिथेनॉइट, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। आप अभी याद रख लो, हम बाद में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो अभी अवॉइड करो, ठीक है? पहली क्लास बहुत बड़ी हो गई है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आईयूपीएसी नेम तो लिख दिया है, समझ में नहीं आया तो छोड़ दो अभी। मैं वैसे ही हमारा जब 3rd चैप्टर है तो हम वहाँ एस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ नेमिंग भी डिस्कस करूंगा एस्टर की, तब समझ में आ जाएगा, तब मैं ये पॉइंट वापस रीडिस्कस कर लूंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।